Hello everyone. So this is Harvinder Kroni and we are going to start today's lesson, and hopefully you are going to enjoy all these important words. Make sure that you don't miss any of the words because all these are going to be quite useful when you will face the examination. So before I start, I just have to say don't forget to like and subscribe. At the same time, please share and give your valuable comments. So now we are going to start with the first word of today. The first word we have is amazing. ये जो amazing होता है, M यहाँ पर आपको नोटिस करना है, the word is M. Then we have Rasian. I mean the person जिस व्यक्ति के पेरेंट्स में से एक अमेरिका का होगा और एक एशिया का, तो उनकी जो संतान होगी अमेरिकन और एशियन जो पेरेंट्स होंगे, एक अमेरिका का और एक एशिया का, उनकी जो संतान होगी दैट इज कॉल्ड एमरेजियन. तो आपको पता चल गया पहला वर्ड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज अ लिटिल टफ वर्ड. आई सपोज मेरे को लगता है ये थोड़ा सा टफ है. एरिविस्ट. इसको ध्यान से प्रोनाउंस करना. एरिविस्ट इतना प्रोनाउंस करते हैं. एरिविस्ट वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है और रुथलेसली सेल्फ सीकिंग पर्सन. यानी ये किसी भी हद तक चले जाते हैं सोशल सर्कल में क्लाइम करने के लिए सोशल सर्कल में नाम पाने के लिए ये किसी भी लेवल तक चले जाते हैं. इसलिए इनको एम्बिशियस या रुथलेसली सेल्फ सीकिंग पर्सन कहा जाता है. तो आपको ये याद रखना है, एरिविस्ट मीन्स जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति. नेक्स्ट वी हैव इज नंबर 3. नंबर 3 पे है ब्लू नोज्ड. ये जो ब्लू नोज्ड व्यक्ति होता है इसको हम कहते हैं अ प्रूडिश पर्सन, और यू कैन कॉल इट टू बी जो अपने आप को मोरली ये लोग क्या करते हैं कि नैतिकता के तौर पर ये बताते हैं कि ये ज्यादा बेटर हैं. मोरली अपने आप को बेटर दर्शाते हैं कि नैतिकता के तौर पर ये ज्यादा अच्छे हैं. तो जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा अच्छा दर्शाता है, ठीक है, देन अदर्स, ठीक है, दूसरों की अपेक्षाकृत, ऐसे व्यक्ति को हम ब्लू नोज्ड कहते हैं. राइट आगे करते हैं नेक्स्ट वर्ड. एंड द नेक्स्ट वर्ड वंस अगेन आई सपोज लिटिल टफ, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप के वर्ड्स आने के पूरे चांसेस होते हैं. ओके, नाउ द वर्ड इज बेगाटेल. द वर्ड इज बेगाटेल. यहां पर देखिए हमने इसको किया बेगा एंड इसको बोल दिया टेल. बेगाटेल मीन्स अ वेरी इजी टास्क. या इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में. इसको ये भी दे सकते हैं कि एक ऐसी चीज अ थिंग, राइट, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसका कोई खास महत्व नहीं है. अ थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस. कई लोग होते हैं उनके लिए कई ऐसी चीजें होती है जिनका उनकी नजर में कोई महत्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख इज बेगाटेल फॉर हिम या बेगाटेल टू हिम, टू ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी प्रेपोजिशन में. तो 1 लाख इज 1 लाख रुपया जो है बेगाटेल टू हिम, उसके लिए क्या है, अमाउंट ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस. उसकी नजर में इस इतने से अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं है. इस तरह से हम बेगाटेल वर्ड का यूज करते हैं. आगे है हमारे पास नंबर 5 पे. इट्स अ लिटिल वंस अगेन लिटिल टफ एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड कार्ट ब्लांश. इसको कार्ट प्रोनाउंस करते हैं बेटा, CART, कार्ट प्रोनाउंस करते हैं, एंड ब्लांश प्रोनाउंस करते हैं. ये मैं अगर आपको प्रोनाउंस करना दिक्कत आ रही हो तो BLAN, राइट, SH, ब्लांश, इस टाइप से प्रोनाउंस करते हैं, ताकि ये मैंने 2 बार्स के अंदर ये मैंने ब्लांश लिख दिया ताकि आपको इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना आए. तो कार्ट ब्लांश का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस.
पूरी आजादी किसी भी कार्य को करने की, जैसे इंसान विश करता है, जैसे वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वी वर गिवन, हमें दिया गया, क्या दिया गया? वी वर गिवन कार्ट ब्लांच टू डू इट, हमें पूरी स्वतंत्रता दी गई इस कार्य को करने के लिए। तो यह एक काम करता हूं मैं आपके लिए, यहां पर इस सेंटेंस को जो मैंने बोला मैं लिख देता हूं कि वी वर गिवन, हमको दिया गया पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। वी वर गिवन राइट कार्ट ब्लांच, वी वर गिवन कार्ट ब्लांच टू डू इट, इसको करने के लिए हमें पूर्ण रूप से आजादी दी गई। तो इस तरह से ये था आज का नंबर 5। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हर साल थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है, ठीक है, आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें भी अपनी तैयारी उतनी ही अच्छी रखनी है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे मैंने वर्ड लिया है काजम। द वर्ड काजम, यहां पर आपको ध्यान देना है, अ प्रोफाउंड डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस होता है, किस चीज में भेदभाव होता है? लोगों के व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, उनकी फीलिंग्स अलग होती है, ठीक है। तो अगर किसी तरह का भेदभाव नजर आता है तो उसको हम कहते हैं काजम, अ प्रोफाउंड डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं इकोनॉमिक काजम बिटवीन पीपल, अच्छा छोटा सा एक सेंटेंस अगर मैं बनाना चाहूं, अगर मैं लिखूं इकोनॉमिक काजम, आर्थिक भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजम है किसके बीच में? बिटवीन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ठीक है। बहुत ज्यादा आर्थिक, ठीक है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव है समाज में। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे हम वर्ड ले रहे हैं कन्फेबुलेट। द वर्ड इज कन्फेब्युलेट। कन्फेबुलेट का मतलब होता है वार्तालाप में लीन होना, एंगेज होना इन कन्वर्सेशन। जैसे ही मैं उसके घर पे पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड हिज होम, आई कुड सी दैट ही वाज, as soon as I reached his home, I could see that he was doing what? He was confabulating over the phone. वो फोन के ऊपर बातचीत में लीन था, व्यस्त था। इस तरह से हम यूज करते हैं कन्फेबुलेट। कन्फेबुलेट मीन्स, ठीक है, वार्तालाप में एंगेज होना, ठीक है, बिजी होना, लीन होना। नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड है, नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड है कंसिंटियस। कंसिंटियस, तो कंसिंटियस मीनिंग होता है विलिंग टू डू व्हाट इज राइट। वो सिर्फ वही कार्य करना चाहता है जो उसकी नजर में ठीक है। विलिंग टू डू व्हाट इज राइट, वो इच्छुक होता है केवल उस कार्य को करने के लिए जो उसकी नजर में ठीक है। आगे है हमारे पास नंबर 9, डिनोवो। डिनोवो, डिनोवो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया तो मैं उसको कहता हूं कि भाई यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा, यू मस्ट डू इट डिनोवो, यू मस्ट डू इट डिनोवो। आपको शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको फिर से करना पड़ेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए इसको शुरू से दोबारा से कीजिए, डू इट डिनोवो। नेक्स्ट नंबर 10, डाइकॉटमी। डाइकॉटमी का मतलब होता है, डाइकॉटमी का मतलब होता है कंट्रास्ट। दो चीजों में कंट्रास्ट होना, दो चीजों में भेदभाव होना, यानी कंट्रास्ट का होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि देयर इज डाइकॉटमी, देयर इज डाइकॉटमी व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, ठीक है, जो कहता है और वो जो करता है, उन दोनों के बीच में बहुत कंट्रास्ट है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस अगर मैंने जो बोला, इसको लिख ही देता हूं, अच्छा लग रहा है कि आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो कि देयर इज डाइकॉटमी
between what he says and does, ऐसे बना देता हूं, छोटा सा एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भिन्नता है, कंट्रास्ट है, जो वो कहता है और जो वो करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नंबर 11 प्लीज। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डोलर। डोलर, डॉलर मीन्स होता है यहाँ पर डॉलर, ये डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, द वर्ड इज डॉलर। डोलर मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट सारो, जब इंसान बहुत ही दुखी अवस्था में होता है। जैसे वो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी थे, तो वो अपने पाँव के बल बैठ गए, नीचे जमीन पर बैठ गए, स्क्वेटेड पोजीशन में बैठ गए। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, दे स्क्वेटेड, स्क्वेटेड, पंजों पे बैठ जाना, पैरों के बल बैठ जाना, SQUATTED, स्क्वेटेड, दे स्क्वेटेड, वो बैठ गए, किस चीज में, किस रूप में, इन आ विजिबल, नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था, कि वो दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, इन अ विजिबल डॉलर, इन अ विजिबल डॉलर। तो आई होप आपको ये सेंटेंस करने से आपका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है, हमारे पास नंबर 12। ओके, इट्स अ गुड वर्ड फॉर योर एग्जाम, एग्रीजियस। यहां पर देखिएगा, द वर्ड इज एग्रीजियस। एग्रीजियस, एग्रीजियस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा बुरी है, शॉकिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इट इज एन एग्रीजियस, इट इज एन एग्रीजियस error on part of a teacher to teach something that is not relevant। ये टीचर की गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि वो चीजें पढ़ाए जो बच्चों के काम की नहीं है। या आप कह सकते हैं egregious abuses of copyright। बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंगली बैड होता है। ओके, तो या इसको एक छोटा सा बना देते हैं, इट इज एन egregious error, ब्ला ब्ला ब्ला। इस टाइप से आप सेंटेंस को बना लीजिएगा। नंबर 13 प्लीज, एरुडाइट। ये एरुडाइट जो होता है बेसिकली विद्वान को कहते हैं, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, जिसके पास बहुत ज्यादा, ठीक है, नॉलेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ही इज एन एरुडाइट टीचर। अब आपने नोटिस किया, मैंने टीचर एक नाउन है और उससे पहले, इस टीचर से पहले एरुडाइट लगाया, आपको इतना तो क्लियर ही हो गया कि ये एक एडजेक्टिव है। तो एन एरुडाइट टीचर, इस टाइप से भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरुडाइट सिर्फ पर्सन के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपने एक कोई अच्छी सी बुक पढ़ी और आपको लगता है इस बुक में इतना कुछ ज्ञान है, तो आप कहते हो कि वेल इट इज एन एरुडाइट बुक। ही इज एन एरुडाइट टीचर, अपने पर्सन के लिए यूज कर दिया, आप बुक के लिए, स्टाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका यूज, एरुडाइट का यूज पर्सन के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, और अदर्स के लिए भी पॉसिबल है। इस तरह से आपने एरुडाइट, विद्वान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 14 पे है वर्ड फैक्टोटम। फैक्टोटम वो एम्प्लॉय होता है हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, जो हर प्रकार के कार्यों को करता है, जो हर प्रकार के कार्यों को करता है। देखिए मान लीजिए एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक व्यक्ति को रखा गया, ठीक है, ऑफिस आकर खोलता भी वही है, ठीक है, ऑफिस के अंदर बॉस के आने पर उसको चाय पानी देना, ठीक है, बैंक जाना, बैंक का काम करना, वापिस आना, ईमेल्स करना, ईमेल्स को रिसीव करना, रिप्लाई करना, ए टू जेड। तो ये एक ऐसा एम्प्लॉय होता है हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ऐसे व्यक्ति को हम फैक्टोटम कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि वेल ही सीम्स फैक्टोटम, भाई दिखने में तो वो फैक्टोटम है, बट ही इज अ पावर बिहाइंड एवरीथिंग। सच तो ये है कि इसी के ऊपर ही सारे काम चलते हैं, यही पावर है, यही सब कुछ करता है। तो ध्यान रखना कि हम इस तरह से सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी बोला,
ही सीम्स, लगता तो ऐसा है, दिखता तो ऐसा है कि वो फैक्टोटम है, ही सीम्स फैक्टोटम, बट ही इज द मेन पावर, he is the main power, ये मुख्य पावर इसी के पास है, he is the main power in this organization, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पावर भी इसी व्यक्ति के पास है। तो फैक्टोटम का मतलब हो गया एक ऐसा एम्प्लॉय, ठीक है, जो हर प्रकार के कार्यों को करता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ वर्ड कॉल्ड फंक। फंक का मतलब हो गया स्टेट ऑफ फियर, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा, ठीक है, डरा हुआ प्रतीत होता है, डरा हुआ घबराया हुआ होता है, ठीक है, और यहां तक कि वो उसकी वजह से डिप्रेशन में भी हो सकता है। अब आपको ये ध्यान देना होता है कि जैसे मान लीजिए एक टीम ने लगातार कई मैचेस हार दिए, ऐसा टीम का मनोबल टूट गया कि जैसे प्लेयर्स एक प्रकार से डिप्रेशन में पहुंच गए हों, तो हम कहते हैं, हम ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं कि जैसे कि आवर टीम, हमारी जो टीम है, आवर टीम इज, आवर टीम इज इन अ फंक, आवर टीम इज इन अ फंक, हमारी टीम इस समय फंक में है, मीन्स डिप्रेशन में है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इस फंक वर्ड का इस्तेमाल, इस फंक वर्ड का इस्तेमाल यूजुअली जो आई मीन ओल्ड इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, वो इसको सिर्फ फंक ना बोल के ब्लू फंक भी यूज करते हैं, ठीक है, ब्लू फंक। तो चाहे ये लिखा हो और चाहे ये पूरा ऐसे लिखा हो, मीनिंग इज द सेम, मीनिंग इज द सेम, बट हाँ ये ध्यान रखना, इसी ब्लू फंक का प्रयोग किसी डरपोक व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, कावर्ड के लिए भी कर सकते हैं। फंक के और भी बड़े सारे मीनिंग हैं, जैसे फंक एक डांस भी होता है बेटा, फंक एक डांस भी होता है, एक डांस फॉर्म भी होती है, ठीक है। डांस फॉर्म ये ऐसा डांस होता है जो पर्टिकुलरली जैज म्यूजिक के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है, उसके जरूरत से ज्यादा मीनिंग हो जाते हैं। अब इसी वर्ड को जो लोग हैं एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, तो माय एडवाइस विल बी, क्योंकि इट्स यू कैन कॉल इट टू बी, इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, सो बेसिकली यू शुड use dictionary to make more sentences and have a look at more uses over the word funk. तो इस तरह से आपने नोटिस किया कि हमने आज जितने भी वर्ड्स किए हैं, ठीक है, उनमें आप नोटिस कर सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी वर्ड्स को लिखिए, अपने पास नोट डाउन कीजिए, इनके और सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए, वैसे ही आप हर वर्ड का अपनी तरफ से सेंटेंस बनाइए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप नेचुरली आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं, वहां से सेंटेंसेस बनाइए। So once you will keep working on all such things, I can assure you all such things are going to work for you. सारी चीजों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से अपने सभी लेसन्स को लगातार करते जाइए, और मैं हर रोज अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। So looking forward to see you in the next class. God bless all of you. Bye.